हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के पार्ट 2 पे। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि उसमें हमने जो अवधारणाएँ थी उससे संबंधित उसको देखा था। इसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था जो सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे देखा था। आज हम जो एक-एक करके हमने कहा था कि हम सूर्य को भी देखेंगे, इसके अलावा अन्य ग्रहों को भी देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे सूर्य का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। तो जैसे कि हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे इस टॉपिक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक में हमने सूर्य को लिया हुआ है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा सूर्य है, हम सूर्य का ही अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं या चित्र देख सकते हैं, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को पहले हम यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा सूर्य का चित्र है या सूरज का चित्र है। तो इसको हमने 3 भागों में यहाँ पे बनाया हुआ है। पहला एक बाहरी भाग बना रखा है, फिर दूसरा भाग बना रखा है, फिर एक तीसरा भाग बना रखा है। तो सबसे पहले हम इस बाहरी भाग को समझते हैं सूर्य का। तो जो सूर्य का सबसे बाहरी वाला भाग है, उसको हम प्रकाश मंडल या वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। प्रकाश मंडल या वर्णमंडल, या इसको हम कहते हैं सूर्य का वायुमंडल भी इसको कहा जाता है। यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, इस बाहरी भाग को प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या सूर्य का वायुमंडल भी इसको कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो बाहरी भाग को हम फोटोस्फीयर कह रहे हैं या प्रकाश मंडल कह रहे हैं, वर्णमंडल कह रहे हैं। इसके अलावा वायुमंडल ये सूर्य का कहा जाता है। और दूसरा नंबर का जो दूसरा भाग आ जाता है, दूसरी परत आ जाती है सूर्य की अंदर वाली, उसको हम सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं, या इसको हम कोरोना कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं इसको? सूर्य किरीट, या इसको कोरोना के नाम से जानते हैं इस आंतरिक भाग को। अब जो तीसरा भाग आ जाता है सूर्य का, सबसे अंदर वाला भाग है, सबसे आंतरिक भाग भी इसको कहा जाता है, या इसको कोर के नाम से जाना जाता है, या कोर कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। तो ये सूर्य का क्या है, सबसे आंतरिक भाग है। और इसी आंतरिक भाग में क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही है, जिस कारण से सूर्य में क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये 3 भागों में हमने सूर्य को देखा, ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं इस चित्र को। अब आगे देखते हैं हम सूर्य को जो बनने वाले तथ्य इससे होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सूर्य है, ये है क्या? तो सूर्य क्या है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। यानी जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, तारा कह रहे हैं। तो तारों का क्या होता है, स्वयं का अपना प्रकाश होता है, खुद ही उसमें क्या हो रही होती है, कुछ क्रिया चल रही होती है, जिसके कारण से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो क्या करते हैं, हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये प्रकाश के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। तो सूर्य भी क्या कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और जिस कारण से ये क्या है, एक तारा है। यानी तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अब प्रश्न ये बन जाता है कि सूर्य तारा है तो इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है अन्य तारों के मुकाबले? अब इसका कारण क्या है कि जो सूर्य है हमारे सौरमंडल के काफ़ी नज़दीक होने के कारण ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, और इससे उत्पन्न होने वाला जो ऊर्जा है या प्रकाश है, उससे हमें काफ़ी तापमान मिलता है, जिस कारण से हमें गर्मी लगती है। काफ़ी तापमान महसूस करते हैं अन्य तारों के मुकाबले। जबकि अन्य तारे भी क्या है, सूर्य से काफ़ी बड़े-बड़े तारे हैं, लेकिन उनकी दूरी ज़्यादा होने के कारण हमारे सौरमंडल से वो हमें काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं, और उनका तापमान भी हमको महसूस नहीं होता है। तो यही कारण है, जो सूर्य के नज़दीकी ज़्यादा होने के कारण अब ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, और काफ़ी तापमान इससे हमको मिलता है। आगे हम सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, अब क्यों सूर्य में हमको तापमान लग रहा है, तापमान फील हो रहा है, या हम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है सूर्य में, तो किस कारण से हो रही है, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है इसको। यानी जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब प्रश्न ये बनता है, ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है क्या? वैसे इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को हम इस प्रकार से कहते हैं, ये एक बार अगर शुरू हो जाती है तो उसके बाद इसको बंद करना संभव नहीं होता है। यानी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया इस प्रकार की प्रक्रिया है, अगर ये एक बार शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद से इसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम एक नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को पढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको हम परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल करते हैं। यानी परमाणु रिएक्टरों में इसका इस्तेमाल करके नाभिकीय विखंडन का हम बिजली का उत्पादन करते हैं, यानी बिजली बनाते हैं। इस नाभिकीय विखंडन को क्या करा जा सकता है, रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हम ग्रेफाइट की छड़ों को यूज करते हैं। इसके अलावा मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट की छड़ों को उसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो नाभिकीय संलयन क्रिया है, ये सूर्य में कई अरबों सालों से क्या चलते आ रही है, और हमें लगातार इससे ऊष्मा मिलती रही है। तो सूर्य में क्या है, नाभिकीय संलयन इसका क्या है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रश्न बन जाता है कि जो नाभिकीय संलयन है, ये किस में पाया जाता है या किस में हो रही है? सूर्य में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन क्रिया चल रही है, जिससे क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आगे बात बनती है कि सूर्य में सर्वाधिक जो मात्रा में देखने को मिलता है, ये हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। ये जो नाभिकीय संलयन क्रिया है, ये किन कारणों से हो रही है, किन तत्वों के मौजूद होने के कारण सूर्य में एक अगर ये क्रिया हो रही है, अगर ये प्रश्न बनता है, तो उसमें ये हाइड्रोजन और हीलियम इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। यानी जो नाभिकीय संलयन क्रिया है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के अभिक्रिया होने के कारण ही ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया लगातार चलती रही है, और लगातार हमको ऊष्मा प्राप्त हो रही है।
अब ये जो हाइड्रोजन सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है 71% हमें सूर्य में क्या मिलता है, हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा जो हीलियम है ये 26.5% सूर्य में क्या है, हीलियम मौजूद है। ये दोनों गैसें हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें हैं। इन दोनों गैसों के आपसी रिएक्शन के कारण यानी आपसी अभिक्रिया के कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन 71% है। इसके अलावा हीलियम क्या है, 26.5% हमको हीलियम देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य गैसें भी सूर्य में पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम गैस पाई जाती है, और इसी दोनों गैसों के कारण क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में एक टाइम पूछा जाता है, यानी सूर्य से जब प्रकाश निकलता है यानी हमारे धरती तक प्रकाश पहुंचता है तो कितने मिनट में पहुंचता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि 8 मिनट 16 सेकंड में क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी तक क्या पहुंच जाता है, प्रकाश पहुंच जाता है। यानी जो सुबह अगर हम देखें, अगर जब सूर्य उगता है तो उस वक्त जो उसकी लाइट हमारे धरती तक पहुँचती है, कितने मिनट में पहुँचती है, तो उसको 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं वहाँ से हमारे धरती तक पहुँचने में। तो आप कहेंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को। और दूसरा यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या होता है कि जहाँ पे हवा नहीं होती है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होती है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में जो होती है यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या चलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यानी अगर जहाँ हवा नहीं है वहाँ प्रकाश की स्पीड क्या रहेगी, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वहाँ पे निर्वात में वो गति करेगा, कौन, प्रकाश। तो आप ये ध्यान रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा प्रकाश मंडल पर काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। अब ये जो प्रकाश मंडल, हमने जो बाहरी भाग की बात करी सूर्य की, इसको हम प्रकाश मंडल कह रहे हैं, वर्ल्ड मंडल कह रहे हैं। इसके अलावा इसको फोटोस्फीयर कह रहे हैं, या इसको हम सूर्य का वायुमंडल कह रहे हैं। तो जो ये बाहरी भाग है इसमें हमें कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, यानी काले धब्बे नजर आते हैं। तो इन काले धब्बों को हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। यानी इस जो बाहरी भाग है कुछ इस टाइप के काले काले धब्बे, हमको बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को क्या कहा जाता है, इन काले धब्बे को सौर कलंक के नाम से ये जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सूर्य का आंखों से दिखाई देने वाला भाग है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी ये जो प्रकाश मंडल है इसी को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। यानी अपने आंखों से हम किसको देख सकते हैं, प्रकाश मंडल को देख सकते हैं, या वर्ल्ड मंडल को देख सकते हैं, या इस वायुमंडल को देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फोटोस्फीयर को अपने आंखों से देख सकते हैं सूर्य का। दूसरा जो सूर्य मुकुट, अब एक प्रश्न बनता है कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है। तो सूर्य का मुकुट कहा जाता है कोरोना या सूर्य किरीट। क्या कहलाता है, सूर्य का मुकुट कहलाता है। यानी जो दूसरा भाग है सूर्य का अंदर वाला, तो दूसरे नंबर का, इसको सूर्य किरीट है या इसको हम कोरोना कह रहे हैं, तो इसी को हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। तो सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, अगर प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे कोरोना या सूर्य किरीट को हम क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। तो ये तो हमारे सूर्य से बनने वाले जो तथ्य थे उनको देखा है यहाँ पे। इसके अलावा एक आदित्य L1 मिशन हमने अभी सुना होगा आप सभी लोगों ने कि आदित्य L1 मिशन हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में भी जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर कोई प्रश्न बनता है इससे प्रश्न बने, प्रश्न इससे भी बनता है, क्योंकि ये अभी 2023 में हमारे इसरो के द्वारा ये लॉन्च करा गया है मिशन। तो आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को हमारे इसरो के द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ये आदित्य। तो आदित्य का मतलब भी क्या होता है, सूर्य होता है। L1 नाम से इसको भेजा गया, L1 मिशन बोला गया, नहीं आदित्य L1 मिशन इसका पूरा नाम है, जो 2 सितंबर 2023 को हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, अगर ये प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। यानी आदित्य L1 को किससे लॉन्च करा गया, PSLV C57 एक रॉकेट का नाम है। PSLV का क्या नाम, फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से इसको क्या करा गया, इस आदित्य L1 मिशन को क्या करा गया, लॉन्च करा गया। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और प्रश्न ये बन जाए कि कहाँ से लॉन्च करा, तो स्थान का नाम बताएंगे आप, श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च करा गया, इस आदित्य L1 मिशन को। दूसरा इसमें L1 एक नाम आ रहा है यहाँ पे L1। तो ये L1 है क्या, तो L1 क्या है, लग्रांज बिंदु कहा जाता है, इसको लग्रांज बिंदु कहा जाता है। यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। यानी जो हमारा सूर्य है, इसके अलावा हमारी धरती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम लग्रांज बिंदु कहते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, लग्रांज बिंदु पे सूर्य हो गया और हमारी पृथ्वी हो गया, इनका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। यानी स्थिर पॉइंट एक बार के लिए हम उसको कह सकते हैं। यानी वहाँ पे स्थिरता आ जाती है, वहाँ पर ना सूर्य अपनी ओर को खींचेगा वस्तु को, ना धरती अपनी ओर को खींचेगी। यानी वो जो भी चीज़ को हम भेजेंगे वहाँ पे वो अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो उसी को हम लग्रांज बिंदु कह रहे हैं। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाए जाने वाले
कुछ बिंदु है जहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है दोनों का, पृथ्वी का भी सूर्य का भी। तो लग्रांज बिंदु इसको कहा जाता है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जो ये एल पॉइंट है यानी एक स्थिर बिंदु है। इसके अलावा सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे पॉइंट 5 बिंदु पाए जाते हैं, यानी एल पॉइंट कितने पाए जाते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में, 5 बिंदु ऐसे हैं जिनको हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। और अभी जो हमारा आदित्य L1 गया है, तो ये L1 पॉइंट पे हमने इसको भेजा है। ये यहाँ जाके हमारे सूर्य का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। बहुत सारे इसमें रिसर्च होगी, आगे जब इसकी रिसर्च आ जाएगी तो फिर पता लगेगा कि जो इसकी बनावट है या किस प्रकार से इसमें क्रियाएँ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे इसरो ने क्या किया है, अभी आदित्य L1 नाम मिशन से भेजा है और L1 पॉइंट पे इसको भेजा हुआ है। दूसरा यहाँ पे इसरो को थोड़ा देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। और दूसरा आप यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। बाकी डिटेल हम इसकी अगर कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पूरा टॉपिक कर लेंगे इस इसरो के बारे में। तो अभी यहाँ पे इतना ही करते हैं इसके बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, इन सूर्य से बनने वाले फैक्टर को, इनको तो आप ध्यान में रखना ही। दूसरा यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का कि जो सूर्य का आंतरिक भाग है उनमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है। और दूसरा आपको बताना है कि सूर्य का जो दूसरे नंबर की परत है उसको क्या कहा जाता है। तो दो ये आपके लिए 2 प्रश्न हैं, तो आप इनका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और साथ में हम अगले टॉपिक में मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।